Assalamu alaikum students. Welcome to our first class of Audit and Assurance. Hope you're all well and excited to learn about the subject in detail. So let's get started. As discussed within our introductory class, that overall Audit and Assurance subject will be covered under 5 parts. Today we will be starting with our first part, Part A, Audit Framework and Regulation. And I would like to develop your concepts around assurance engagement, whether it be audit or other assurance engagements. So let's learn about Introduction to an Audit and other assurance engagements. What is an assurance engagement? जैसा कि हम इस पेपर की बात करते हैं, the first point is assurance and audit. So, सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि assurance engagement होती क्या चीज है. सिंपली अगर बात करें engagement की, तो engagement एक ऐसा arrangement है to meet or to be present at a specific time. मतलब किसी का किसी एक मखसूस जगह पर और मखसूस टाइम पे होना, उसको आप कहेंगे कि आपने उसको इंगेज कर लिया. और अगर इसी तरह हम अश्योरेंस का मतलब समझें, तो अश्योरेंस का इटसेल्फ मीनिंग है अ डिक्लेरेशन इंटेंडेड टू गिव कॉन्फिडेंस. मतलब किसी भी शख्स का आपको कोई भी स्टेटमेंट ऐसी देना, ऐसी यकीन दहानी करवाना जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए. तो फिर एश्योरेंस एंगेजमेंट इन सिंपल टर्म्स, लेमैन टर्म्स, ये कहना गलत नहीं होगा कि आपने किसी एक शख्स को एक मुकर्ररा टाइम पे इंगेज किया है ताकि वो आपको एक ऐसी डिक्लेरेशन दे जिससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए. राइट नाउ लुक at the official definition by International Federation of Accountants, or in short IFAC. An assurance engagement is an engagement in which a practitioner obtains sufficient appropriate evidence in order to express a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended users other than responsible party about the outcome of the evaluation or measurement of a subject matter against criteria. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ that there is someone called practitioner, which will come to in a minute, कि practitioner कौन होता है, will collect some information, कोई मालूमात इकट्ठी करेगा किसी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अगेंस्ट, और उसको एनालाइज करके वो कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा जिन्होंने उसको हायर किया. रिस्पॉन्सिबल पार्टी उसमें उसको सपोर्ट करेगी. इसकी मिसाल ऐसा ले लेते हैं, अगर बिल्कुल अभी लेमैन टर्म्स के तौर पे बात करें, तो इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है कि आप अपनी रियल लाइफ के अंदर गाड़ी ठीक करवाने गए, गाड़ी की सर्विस करवाने गए. तो अब आप वहां पे क्या चाह रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं कि मैकेनिक जिसको आपने इंगेज किया है वो आपको ये यकीन दहानी करवाए कि आपकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल फिट है, रोड वर्दी है और आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं. राइट, व्हाट वुड द मैकेनिक डू? द मैकेनिक वुड डू सम चेक्स, द मैकेनिक वुड रन सम डायग्नोस्टिक्स, और वो चेक करेगा कि जी फॉर एग्जांपल आपके जो एमिशन रेट्स हैं वो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस इशू की हुई हैं उनके अगेंस्ट आपकी गाड़ी की एमिशंस हैं एंड योर कार इज गुड टू गो. राइट, और उसके बाद वो आपको एक आउटकम के तौर पे एक इनवॉइस या एक रिपोर्ट आपको दे देगा कि जी ये आप अपना एविडेंस के तौर पे रख लें दैट योर कार वाज एज एट ऑफ दिस पॉइंट वाज गुड टू गो एंड रोड वर्दी. राइट, गाइडलाइंस की इंपॉर्टेंट क्यों है? ख्वाह वो ऑडिट हो या जिस तरह भी हमने एक मिसाल ली कि वो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड गाइडलाइंस का, गाइडलाइंस की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि अगर आप क्राइटेरिया और गाइडलाइंस सेट नहीं करेंगे, किसी भी एक लेवल मेंटेन नहीं करेंगे, तो फिर तो कोई भी किसी भी तरीके से आपको आके यकीन दहानी करवाएगा. देयर विल बी नो स्टैंडर्ड सेट फॉर्मेट टू कंडक्ट एन एंगेजमेंट. राइट, तो इस वजह से आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया कि तमाम गाड़ियां जिनकी एमिशन लेट्स से XYZ से ज्यादा होगी वो रोड वर्दी नहीं है. इसी तरह ऑडिट के अंदर भी इंगेजमेंट्स को करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट होगा, व्हिच विल कम एंड एक्सप्लेन दैट इन अ बिट. आगे चल के हम उसको समझेंगे कि वो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और कौन कौन सी बॉडीज उनको सेट करती हैं.
तो यहाँ पर इस सब सिनेरियो के अंदर ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रैक्टिशनर वुड बी द इंडिविजुअल कंडक्टिंग द एंगेजमेंट। जो मैकेनिक था वो प्रैक्टिशनर था क्योंकि वो आपकी गाड़ी ठीक कर रहा था। इंटेंडेड यूजर वुड बी द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। इस स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर आप ही वो इंटेंडेड यूजर हैं और आप ही रिस्पॉन्सिबल पार्टी हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि एश्योरेंस एंगेजमेंट में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसीलिए आप इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए हैं कि गाड़ी आपकी थी। लेट्स से कि आप अपने वालिद की गाड़ी ठीक करवाने गए, तो इस स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर आप आपके वालिद जो हैं वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इम्पैक्ट होना है इस गाड़ी को चलाने से। और रिस्पॉन्सिबल पार्टी देन कौन हुआ? रिस्पॉन्सिबल पार्टी हुए आप, क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि आप जाके से ठीक करवाएंगे। ठीक है। और ग्रुप ऑफ पीपल एक्सपेक्ट्स जो रिलाई करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट पे, वो अगेन आपके पेरेंट हो सकते हैं जिनकी आपने गाड़ी ली थी, या गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है। लेट्स अज्यूम कि अगर आप अपनी गाड़ी का टैक्स, एनुअल टैक्स रिन्यू करवाने जा रहे हैं, देन द गवर्नमेंट को आस्क फॉर द एमओटी रिपोर्ट्स कि जी प्लीज एमओटी रिपोर्ट्स प्रोवाइड करें, तो वो इंटेंडेड पार्टीज हो सकती हैं। ठीक है। इसको मजीद समझ लेते हैं। दैट वाज अ वेरी लेमैन एग्जांपल। लेट्स डिस्कस दिस एंड अंडरस्टैंड दिस इन अ बिट मोर डिटेल, राइट? लेट्स डिफाइन द elements of assurance engagement in detail for better understanding। क्या वो है? तो elements of assurance engagement, अभी जो ऊपर definition पढ़ी उसके अंदर हमने कहा जी 5 elements हैं। ठीक है। 5 elements क्या है? It should be a 3-party relationship, there should be a subject matter, there needs to be a suitable criteria, there must be some evidence, and at the end of the day there needs to be an assurance report। ठीक है। और इन शॉर्ट इसको रिमेंबर रखने का तरीका, जिसको याद रखने का तरीका, अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में रखना हो कि एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो उसको सबसे आसान तरीका याद रखने का एक सिंपल वर्ड है क्रेस्ट। तो आइए इसको एक एक करके देखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। व्हाट डू यू मीन बाय थ्री पार्टी रिलेशनशिप? इससे मुराद है कि किसी भी एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर 3 पार्टीज होंगी, 3 तरह के लोग इन्वॉल्व होंगे। 3 तरह के लोग कौन इन्वॉल्व होंगे भाई? एक वो जिसने इंश्योरेंस पे, उस यकीन दहानी पर जो होनी है उस पर रिलाई करना है, फॉर एग्जांपल इंटेंडेड यूजर। एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी, भाई वो शख्स जिसकी जिम्मेदारी है इस चीज को कंडक्ट करवाना। और तीसरा प्रैक्टिशनर, वो शख्स जिसने इस काम को करना है। तो ये 3 पार्टी रिलेशनशिप हो गया, क्योंकि 3 तरह की पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं। एक जिसने काम करना है, एक जिसने काम करवाना है, और तीसरा जिसने उस चीज पे ऊपर रिलाई करना है। अब हमने जो पहले एग्जांपल देखी थी, दैट वाज अ वेरी लेमैन एग्जांपल। लेट्स पुट दैट एग्जांपल टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, राइट? हम सब ने सुना है अपनी आम जिंदगी में कि कंपनीज ऑडिट करवाती हैं। विल कम टू इन अ मिनट के ऑडिट क्या होता है और किस तरह कंपनीज करवाती हैं और उन्हें करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, या कौन कौन सी कंपनीज को करवाना चाहिए। लेकिन फॉर नाउ लेट्स कीप इट टू द पॉइंट कि कंपनीज ऑडिट करवाती हैं। अब उसमें कंपनी ऑडिट करवाती है, रिलाई शेयर होल्डर करती हैं, और करने वाले ऑडिटर होते हैं। तो दैट इज अ 3 पार्टी रिलेशनशिप व्हिच नीड्स टू बी इन एन इंश्योरेंस एंगेजमेंट। भाई कोई भी शख्स, लेट्स से कि अभी हमने मिसाल में कहा ऑडिटर, ऑडिटर खुद तो नहीं उठ के चला जाएगा कि भाई मुझे इस कंपनी का ऑडिट करना, आई लाइक टोयोटा पाकिस्तान, दैट्स व्हाई आई वांट टू ऑडिट देम। नहीं, वो अपने रिसोर्सेज और चीजें तो नहीं यूज करेगा जाके खुद करने के लिए। देयर नीड टू बी अ मीनिंग, देयर नीड टू बी समवन हु हैव टू डू इट, राइट? किसी को तो उसको हायर करना होगा ताकि वो अपना काम कर सके। प्रैक्टिशनर को कोई हायर करेगा तब प्रैक्टिशनर जो है वो रिपोर्ट देगा। ठीक है। कंपनी की अभी मैंने पीछे एग्जांपल दी। कंपनी की एग्जांपल के अंदर बिल्कुल कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो ऑडिटर को हायर करेगी ताकि ऑडिटर एक रिपोर्ट इशू करे, किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए।
यहाँ पर आप अपनी पिछली स्टडीज के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट होती है ओनर्स से. इट कुड बी द सेम, it could be the same depending upon what kind of the company is there. For example, is it a public limited company or limited liability company, depending upon what kind of company or the business is there. But for now, um, the thing is that organization or company is an artificial body, is separate from those of the owners. So let's keep it that way and keep it in this context, और इसको इस तरह समझते हैं. अच्छा, दूसरी चीज आ जाती है आपका सब्जेक्ट मैटर. भाई सब्जेक्ट मैटर क्या है? ये वो डेटा या वो इंफॉर्मेशन है जिस पे आपका प्रैक्टिशनर. अच्छा, अब यहाँ जब भी मैं प्रैक्टिशनर का वर्ड यूज करूंगा तो प्लीज इस चीज को अपने दिमाग में क्लियर कर लें कि प्रैक्टिशनर वो इंसान है जिसने काम करना है. लेट्स कीप इट सिंपल. अब इसको हम ऑडिटर भी कह सकते हैं, इसको हम और कुछ भी कह सकते हैं. ऑडिट के अंदर है तो लेट्स कॉल इट ऑडिटर. ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल हम किसी को अकाउंट्स बनाने के लिए हायर कर रहे हैं तो वी कैन कॉल देम एन अकाउंटेंट. सो इसलिए मैं इसको प्रैक्टिशनर की का लफ्ज यूज कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पर ऑडिटर का लफ्ज अभी यूज नहीं कर रहा. तो सब्जेक्ट मैटर पर आते हैं. सब्जेक्ट मैटर क्या था? वो डेटा या वो इंफॉर्मेशन जिस पर प्रैक्टिशनर काम करेगा, जिस पे आपका वो शख्स जो रिलाई करना चाहता है, इंटेंडेड यूजर है, वो रिलाई करना चाहता है, तो उसको जिस इंफॉर्मेशन के ऊपर एश्योरेंस चाहिए, ये वो चीज है. ठीक है. कंपनीज के अंदर इसकी एक एग्जांपल लें. तो मैंने जो थोड़ी देर पहले थ्री पार्टी रिलेशनशिप में आपको एग्जांपल दी थी कि कंपनीज जो हैं वो ऑडिट करवाती हैं. तो ऑडिट किस चीज का होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है ना. आप अपनी प्रीवियस स्टडीज के अंदर जो F7 के अंदर आप पढ़ रहे हैं या पढ़ के आ चुके हैं, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो उसके ऊपर, because the management have done that, they need some kind of an assurance. So in that specific scenario, what would be the subject matter? The subject matter are the financial statements. ठीक है. अच्छा, अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक ही लिमिटेड नहीं है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया. यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि भाई नॉन फाइनेंशियल भी कोई चीज हो, कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिपोर्ट हो, उस पर एश्योरेंस चाहिए हो, कंपनी के कोई और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हो, हमें हमने एक प्रैक्टिशनर को इसलिए हायर किया है कि हम उस पर एश्योरेंस ले सकें. तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी चीज पर एश्योरेंस लेने के लिए प्रैक्टिशनर को हायर किया गया. ठीक है. तो सब्जेक्ट मैटर इन अ सिंपल टर्म, द डेटा, द अंडरलाइंग इंफॉर्मेशन upon which practitioner would be hired to do the work on by the intended users. ठीक है जी. चलें जी, आगे चलते हैं सूटेबल क्राइटेरिया पे. व्हाट इज अ सूटेबल क्राइटेरिया? देखिए, जब आप किसी चीज पे अश्योरेंस मांगते हैं कि भाई मुझे इस चीज की यकीन दहानी करवाएं, तो लाजमन कोई ना कोई स्टैंडर्ड तो सेट करेंगे ना आप उस चीज के लिए. आप कोई तरीका कार वाजिया करेंगे कि भाई आपने ये तरीका है, ये स्टैंडर्ड है, और मुझे आप ये यकीन दहानी करवा दें या आप मुझे एक ओपिनियन दें कि ये जो भी सब्जेक्ट मैटर है, क्या ये चीज मीट कर रहा है, इस लेवल तक आ रहा है या नहीं आ रहा. मिसाल के तौर पे आप सब एग्जाम्स देते हैं. ठीक है. एग्जाम्स में व्हाट इज द स्टैंडर्ड या suitable criteria? Suitable criteria is that passing marks, for the sake of argument, the passing marks would be 50 marks, right? तो जब एग्जामिनर आपका पेपर रिव्यू कर रहा होगा तो उसका यही है ना कि भाई अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, क्या आपका पेपर इस स्टैंडर्ड पे है, इस सूटेबल क्राइटेरिया को मीट करता है कि आप अबव 50 स्कोर कर सकें. अगर तो करता है तो देन दैट्स गुड, अगर नहीं करता देन यू प्रोबेबली वोंट गेट द पासिंग मार्क्स. इसकी एक और एग्जांपल क्या हो सकती है, या बात अगर हम करें, तो आप कभी भी कोई भी काम हैपहैजर्डली तो नहीं करोगे. आप कोई तरीकाकार वजह करोगे. फॉर एग्जांपल, अगर आपने बैंक की पेमेंट करनी है तो बैंक की पेमेंट के तरीके जो हैं वो गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हुए हैं कि भाई आप चेक्स के थ्रू पेमेंट करें, आप बैंक में जाकर डिपॉजिट करवा दें. ऐसा तो नहीं है कि आप पैसा जो है वो जेब में भरेंगे और जाके हुंडी से या किसी और हवाले से जो है वो बाहर भेज देंगे. because that is not a suitable criteria, that is not a standard through which it should be done, right? So there will be some rules, there will be a law against which uh,
द एंगेजमेंट नीड टू बी कैरिड आउट। अब ऑडिट की अगर मिसाल लें, ऑडिट की एग्जांपल पर आए, तो इसके अंदर अगर ऑडिट कंडक्ट किया जाता है या एश्योरेंस एंगेजमेंट कंडक्ट की जाती है तो उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस वगैरह पढ़ के आए हैं, या एफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 101 102 जो कि यूके गैप के अंडर आते हैं, या यूएस गैप के स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए वो यूज करते हैं तो ऑडिटिंग के भी स्टैंडर्ड्स हैं। इनको कहा जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, आईसास कहा जाता है। या अगर हम यूएस की बात करें तो उनकी पब्लिक कमेटी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, इन शॉर्ट पीसीओबी, इशू करती है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, दे आर कॉल्ड एएस। ठीक है, तो ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जिनके अगेंस्ट आप अपनी अश्योरेंस एंगेजमेंट्स के अंदर ऑडिट को देखते हैं। अभी मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स बताए हैं। अश्योरेंस एंगेजमेंट्स में काफी सारी जो है वो अश्योरेंस एंगेजमेंट्स आएंगी जिनको हम थोड़े से बाद में देखते हैं। लेकिन फॉर नाउ ऑडिट जो है उसके ये स्टैंडर्ड्स हैं, अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स के दूसरे स्टैंडर्ड होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस किस्म की एश्योरेंस चाह रहे हैं। ठीक हो गया, ये सूटेबल क्राइटेरिया जी आपका। फिर आ जाते हैं एविडेंस। व्हाट इज एविडेंस? भाई एविडेंस इन सिंपल टर्म वो सबूत हैं जो आप हासिल करोगे ताकि कल को अगर आपको अपना काम प्रूव करना पड़े तो आप साबित कर सको कि भाई आपने ये काम किया था। फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में जाते हैं, आप बैंक जाके कैश जमा करवाते हैं किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में, आपने किसी से एक काफी बड़ी कंसाइनमेंट खरीदी है, लेट्स से यू हैव बॉट लैपटॉप्स फ्रॉम दैट पर्सन एंड ही हैव आस्क्ड यू टू डिपॉजिट द मनी इन हिज अकाउंट, राइट? आप गए बैंक, आपने जाके वो पैसा उनके आगे रखा, आपने कहा जी ये इस बंदे के अकाउंट में जमा कर दे। व्हाट वुड द बैंकर डू? बैंकर वुड गिव यू अ रिसीट विद द स्टैम्प ऑन, जिसपे टाइम डेट लिखी होगी, और लिखा हुआ होगा जी कैश आपने डिपॉजिट करवा दिया। अब आप वापस आते हैं, आप आके सो जाते हैं, अगले दिन वो बंदा आपको मैसेज करता है, कहता है सर मुझे तो पैसे नहीं मिले। तो अब आप क्या करोगे? आप सबूत के तौर पे उसे ये एविडेंस की जो आपको बैंकर ने रिसीट दी थी, ये इसका स्क्रीनशॉट लोगे और आप कहोगे सर ये देखें मैं तो आपको पैसे जमा करवा के आया हूँ। Because now if the banker need to trace or you have to go back to the bank to get the payment traced, then you can show them that receipt which they have provided you as a proof कि भाई ये आपने मुझे दी थी, मुझे बताएं कि पैसा गया किधर है, मेरा मेरा पैसा किधर गया। ठीक है, चलो जी, यहाँ एविडेंस आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं एश्योरेंस रिपोर्ट पे। व्हाट इज एन एश्योरेंस रिपोर्ट? लेमैन टर्म में एश्योरेंस रिपोर्ट मालनामा है या वो एंड की रिपोर्ट है जो इंटेंडेड यूजर के लिए बनाई जाती है। अब कंपनी ने ऑडिटर को हायर किया कि भाई हमें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर यकीन दहानी करवा दो कि ठीक बनी हुई है, सारे जो स्टैंडर्ड्स आईएफआरएस वगैरह हमने फॉलो किए थे, या हमने एफआरएस 101 102 जो भी गैप, यूके गैप, यूएस गैप फॉलो किया था, क्या हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग है, क्या कंपनीज एक्ट जो है वो मीट कर रहा है। तो अब ऑडिटर या प्रैक्टिशनर जाके वर्बली तो नहीं कहेगा सबको कि नहीं जी बिल्कुल जबरदस्त की रिपोर्ट है, हर चीज बेहतरीन है, because there might be a lot of shareholders. We probably would be talking about, let's say if we look at Amazon or Tesla or any other company like Alibaba, huge amount of shareholders. तो अब जाके प्रैक्टिशनर हर एक को ये ऐलान तो नहीं करेगा कि भाई सब जबरदस्त की रिपोर्ट है, मैंने हर चीज चेक कर लिया, सब ठीक है। ठीक है, व्हाट दे वुड डू इज ही वुड गिव यू गाइस अ रिपोर्ट। वो एक रिपोर्ट लिखेगा, उस रिपोर्ट के अंदर वो अपनी फाइंडिंग्स, उसमें आपको यकीन दहानी वो सारा कुछ कर देगा, शो कर देगा कि जी ये मेरी फाइंडिंग है, ये मेरी आउटकम है। ठीक है, नाउ देयर आर टाइप ऑफ एश्योरेंसेस, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स व्हिच विल कम टू इन अ मिनट। अगेन हमारी इसी क्लास का पार्ट है लेकिन थोड़ा सा आ गया, लेकिन फॉर नाउ आप ये समझ लें कि जी एश्योरेंस रिपोर्ट क्या है। और वो एंड का डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू प्रैक्टिशनर इंटेंडेड यूजर्स को डिफाइन करता है कि भाई मेरा रिजल्ट क्या है, मेरी आउटकम क्या है। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम रिलेटेड एक टिप है। This is very important that you understand the elements of an assurance engagement and you are able to explain this. इस पे इतना टाइम हम इसलिए लगा रहे हैं कि ये आपको बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो कि एश्योरेंस एंगेजमेंट के 5 एलिमेंट्स क्या हैं और हर एक का मतलब क्या है। ये इजीली आपके एग्जाम में 10 मार्क्स बन सकते हैं। खुद मुझे बताओ, 5 हैं उसके एलिमेंट्स,
5 एलिमेंट्स को अगर एग्जामिनर एक सिनेरियो देता है, उसमें से कहता है कि भाई ये 5 एलिमेंट्स मुझे एश्योरेंस एंगेजमेंट के इसमें से आउट निकाल के बता दें कि जी ये 5 सिनेरियो में से 5 एश्योरेंस के एलिमेंट्स कौन से हैं, then it would be a piece of cake for you guys to secure those 10 marks, because हमने इनको बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि क्या है। अब ये मैंने आपको स्टैंडर्ड तरीके से बताया, अब इसको सिनेरियो पे अप्लाई कर देंगे तो जाहिर सी बात है आप यही चीजें सिनेरियो में से निकाल लोगे। लेट्स से कि जी वो कहता है कि जी कंपनी एक्स वाई जेड हैव हायर्ड मिस्टर बी टू डू द ऑडिट फॉर मिस्टर जेड। अब इसमें से सिंपल आपको पता लग रहा है कि जी एबीसी कंपनी है जो कि रिलेटेड पार्टी है, मिस्टर बी जो है वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, और मिस्टर जेड जो है उनके लिए इंटेंडेड यूजर हैं। तो आप इसको सिंपली क्लासिफाई करके थ्री पार्टी रिलेशनशिप की हेडिंग देंगे और ये 3 नाम लिख देंगे, इजी 2 मार्क्स एंड सो ऑन। अगर आप 5 के 5 एलिमेंट इसी तरह डिफाइन कर देंगे उस स्पेसिफिक सिनेरियो पे, स्पॉट ऑन 10 मार्क्स हैं, वो आपका 1 मार्क नहीं काट सकता। ठीक है, और आप मुझे खुद बताएं कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गेट दीस 10 मार्क्स, इजीएस्ट 10 मार्क्स, राइट। एग्जामिनर ने इन द पास जब भी एरिया को टेस्ट किया ना, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो स्टूडेंट्स की है वो काफी पुअर पाई है। दैट्स व्हाई मेक श्योर कि आप इसको अंडरस्टैंड करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, लेट मी नो, ठीक है। लेकिन प्लीज मेक योरसेल्फ एब्सोल्युटली क्लियर कि एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है, क्या मतलब क्या है एश्योरेंस एंगेजमेंट का, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो और इसको याद रखने का क्या तरीका है, क्रेस्ट, इजीएस्ट फॉर्म क्रेस्ट। चलें जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज द नीड फॉर एन एश्योरेंस, ये सब काम करने की जरूरत क्या है, इन शॉर्ट भाई ये जो इतना काम कर रहे हैं इसकी जरूरत क्या है, व्हाई डू वी नीड एश्योरेंस। सो इसके समझने के लिए अगर हम अपनी मेमोरी, जो हमारा बिजनेस हमने पहले पढ़ा है पहले एग्जाम्स के अंदर, हम उसकी मेमोरी को थोड़ा सा रिफ्रेश करें। बिजनेस की कितनी टाइप्स होती हैं, बिजनेस की मल्टीपल टाइप्स होती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल सोल ट्रेडर होती है, पार्टनरशिप होती है, देन लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनीज होती हैं जिनके अंदर आपकी पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड आ जाती हैं। तो तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि जी आप सोल ट्रेडर हैं, लेट्स पुट दिस एग्जाम्पल ऑन यू। आप एक शख्स हैं, सोल ट्रेडर हैं, आपने अपना एक बिजनेस शुरू किया और उसमें आपने बिजनेस के अंदर आप मालिक हैं और आप वो चलाते हैं। आप बिजनेस चलाते हुए आप अपने खाते वगैरह हर चीज अकाउंट्स खुद मेंटेन कर रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन यू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी एंड यू आर शॉर्ट ऑन कैश। अब आपको कैश चाहिए, आप बैंक के पास भागे भागे जाते हैं, आप कहते हैं बैंक आई नीड मनी and this is the business feasibility, this is this and this is that, very profitable business, and what I would do is I would return you your loan back। बैंक कहता है सर होल्ड ऑन, ये जितने भी आपके अकाउंट्स हैं ना, हाउ कैन वी रिलाई ऑन दिस। हो सकता है आप, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड्स फॉलो प्रोबेबली गलत किए हो, वी डोंट नो। तो आपकी बिजनेस के जो प्रॉफिट है, हाउ कैन वी रिलाई ऑन दिस, वी नीड सम काइंड ऑफ एन एश्योरेंस ओवर दीज अकाउंट्स। वी वांट समवन टू कंफर्म कि जो आप कह रहे हैं इन अकाउंट्स के अंदर जो फिगर्स प्रेजेंट की हुई हैं वो वैसे ही है, देन वी वुड बी कंफर्टेबल एंड वी कैन इशू यू अ लोन, राइट। ये हमने एक छोटी सी मिसाल सोल ट्रेडर के केस में देखी। इसी तरह पार्टनरशिप के केस में भी हो सकता है। अभी पार्टनरशिप की बात करें, आप चार दोस्तों ने मिलकर जनाब एक बिजनेस शुरू करा, दो जो थे उन्होंने कहा लो गाइस आप हमें पैसा दे दें, हम दोनों जो हैं वो काम करेंगे, वी गॉट द एक्सपर्टीज, और आप दोनों जो है आपने पैसा लगा दिया, जबरदस्त है, यू गाइस बिकम द साइलेंट पार्टनर्स एंड विल बिकम द एक्टिव पार्टनर्स। तो मैं हम आपको जो है वो हर 6 महीने साल के बाद जब जैसे जैसे प्रॉफिट होता जाएगा विल शेयर दैट इक्वली बिटवीन अस। ठीक है जी। अब वो दोनों जबरदस्त तरीके से काम चला रहे हैं, दो पार्टनर्स जो हैं, लेकिन पैसा तो आपका भी लगा हुआ है, आप साइलेंट है। आपको पहले साल काफी जबरदस्त प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल भी जबरदस्त प्रॉफिट हुआ, फिर ग्रेजुअली प्रॉफिट गिरना शुरू हो गया। व्हाट वुड यू गाइस डू, यू गाइस नीड कॉन्फिडेंस कि भाई वो दूसरे दो जो लोग हैं उनकी नीयत खराब नहीं हुई, दे दे आर गिविंग यू और शेयरिंग द प्रॉफिट बैक जितना हो रहा है, और एज पर द परसेंटेज वो उस हिसाब से आपके साथ शेयर कर रहे हैं, राइट। की भी एक जरूरत हो सकती है। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर अगर देखा जाए तो ओनर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं उनसे जो कंपनी रन कर रहे होते हैं। कंपनी कौन रन कर रहा होता है, कंपनी रन कर रही होती है मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओनर कौन होते हैं, ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है जी। अब आप जाके ये तो नहीं होगा ना कि अगर आपके पास 5 या 10 शेयर हैं एक कंपनी के, आपने अमेजोन के एप्पल के 10 शेयर खरीद दिए, तो कल को जाके आप सिलिकॉन वैली के अंदर नॉक कर रहे हैं डोर को कि भाई आपको 10 शेयर्स, मुझे आप बताएं कि डायरेक्टर्स मेरी कंपनी का कितना प्रॉफिट चल रहा है। ऐसा तो नहीं होगा।
probably they would show you out. They'll say, yes sir, you are the owner, but that's the door, that's not how we operate. So but you need confidence कि भाई वो जो आपके 10 शेयर्स का प्रॉफिट है, क्या वो आपको ठीक मिल रहा है, आपकी कंपनी ठीक जा रही है. I'm probably taking a very lame example here depending upon the size of the company, but the context is कि अगर आपके पास एक कंपनी के 10 शेयर हैं, तो आपको कैसे पता लग रहा है कि भाई आपकी कंपनी, आपके पास एक कंपनी के लाख शेयर हैं, तो आपको कैसे पता लग रहा है कि जो मैनेजमेंट कंपनी को रन कर रही है, क्या वो जो आपको चीजें बता रही है, जिस डायरेक्शन में कंपनी जा रही है, वो बिल्कुल ठीक है. तो इसके लिए क्या होगा, शेयर होल्डर्स विल अपॉइंट एन ऑडिटर, अगर ऑडिट है, विल अपॉइंट एन ऑडिटर टू गेट द ऑडिट कंडक्टेड, ताकि ऑडिटर उनको एक एश्योरेंस रिपोर्ट प्रोवाइड कर सके. अब यहाँ पर रिलेटेड पार्टी कौन होगी, पार्टी रिस्पॉन्सिबल कौन होगी ऑडिट कंडक्ट करवाने का, वो होगी मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट वो सारा डेटा हर चीज प्रोवाइड कर रही होगी ऑडिटर को, जिसकी बेस पर वो शेयर होल्डर्स को अपनी रिपोर्ट देगा. यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है एजेंसी, एजेंट, स्टीवर्डशिप और अकाउंटेबिलिटी का. यहाँ भी ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसको समझना जरूरी है, तो चलें समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा. स्टीवर्ड क्या होता है? स्टीवर्ड रेफर टू ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन हु मैनेज समवन एल्सेस प्रॉपर्टी. स्टीवर्ड क्या होता है कि एक वो बंदा, वो शख्स जो किसी और की प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने ऊपर मिसाल दी थी कि आप एक ओनर हैं, आप बिजनेस ओनर हैं और आपने एक मैनेजर रखा हुआ है आपकी प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए. अब मुझे एक बात बताएं, आप उससे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई मैं इसको तनख्वाह देता हूँ, एट द एंड ऑफ द डे ही वर्क इन योर फेवर विद गुड फेथ, ही वर्क इन योर फेवर. कहीं ऐसा तो नहीं है वो अंडर द टेबल जो है वो कट्स ले रहा हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो विंडो ड्रेस कर रहा हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और आपको चूना लगा रहा हो? तो उस मैनेजर का आपके हक में काम करना विद गुड फेथ इज आल्सो नोन एज फाइडुशियरी ड्यूटी. ठीक है. और यही कॉन्सेप्ट आगे डायरेक्टर्स पे भी अप्लाई होता है कि डायरेक्टर्स हैव फाइडुशियरी ड्यूटी टू वर्क इन इन द बेस्ट फेथ ऑफ द शेयर होल्डर्स. अच्छा, एजेंट कौन आ जाते हैं? समवट समवट सिमिलर, लेकिन थोड़ा सा बड़ा स्केल पर आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल, नाउ इफ यू टॉक अबाउट लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, जिसमें आपकी पब्लिक और प्राइवेट आ जाती हैं कंपनीज, इनके पास काफी सारे आप लोगों ने एम्प्लॉयज हायर किए हुए होते हैं कंपनीज के अंदर. फॉर एग्जांपल, हम अगर एप्पल की मिसाल ले लेते हैं, तो एप्पल के कितने सारे एम्प्लॉयज हैं, देन दे वुड हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो अब ये सब एजेंट्स ही हैं ना शेयर होल्डर्स के. जो काम डायरेक्टर्स कर रहे हैं, उनका मकसद तो यही है ना कि वो, उनका काम है शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना. कहीं ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टर्स जो हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, कि जो उनके जो बोनसेस हैं वो डिपेंडेंट है प्रॉफिट पे, तो जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतने ज्यादा उनको बेहतरीन बोनस मिलेगा. देन द डायरेक्टर्स विल प्रोबेबली विंडो ड्रेस द प्रॉफिट एंड देन दे गेट अ बिग बोनस एंड देन दे मूव ऑन. तो इन शॉर्ट, इन दोनों सिनेरियो के अंदर बेसिकली एक काम हो रहा है कि यू गाइस आर मेकिंग देम अकाउंटेबल, कि भाई आपको जिस काम के लिए रखा है, क्या आप वो काम कर भी रहे हो तरीके से कि नहीं कर रहे. डायरेक्टर्स, वी हैव हायर्ड यू टू वर्क इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट. हमारी वेल्थ आपने मैक्सिमाइज करनी है, बिजनेस में बैठ के आपने सही डिसीजंस लेने हैं जिससे हमारा बिजनेस ग्रो करे. एज अ शेयर होल्डर मैंने आपको इसलिए हायर किया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द शेयर होल्डर डे, एट द एंड ऑफ द डे शेयर होल्डर के दो जो हैं वो कंसर्न्स हो गए कि मेरा बिजनेस जो है वो अच्छा ग्रो करेगा, तो देन आई विल गेट द कैपिटल गेन. और दूसरा, क्योंकि बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, तो मुझे डिविडेंड की फॉर्म के अंदर मुझे पैसे आएंगे, बिकॉज ऑफ विच मेरी ब्रेड एंड बटर जो है वो रन होगी. अब ये चीज की, सारी चीज की जरूरत क्यों पेश आई? हमने कर दिया कि जी हमने अकाउंटेबल है, हमने एजेंट्स हैं, स्टूवर्ड है, ये सारा कुछ हमने समझ लिया कि ऑल ऑफ अ सडन ख्याल कैसे आ गया, ये प्रॉपर एश्योरेंस रिपोर्ट्स कैसे आ गई. इसकी वजह ये है कि पहले जो ये इतना स्ट्रेंजर्ड है, इतनी इसको इसको ऊपर मजीद रिफाइन करते जा रहे हैं ओवर द पीरियड. ऑडिट के अंदर चेंजेस आ रही हैं, मुख्तलिफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस हो रही है और दूसरी चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं. इसकी वजह क्या है?
इसकी वजह है पास्ट के बहुत सारे फ्रॉड्स जहां पर बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए हैं। फॉर एग्जांपल 1990 के अंदर डॉट कॉम कंपनीज की स्पेकुलेशन की वजह से मुल्कों के अंदर फाइनेंशियल स्कैंडल्स हो गया था, फ्रॉड सामने आए थे। फिर 2000 के अंदर एक कंपनी थी एनरॉन, जिसमें सीनियर मैनेजमेंट ने विंडो ड्रेस की थी अकाउंट, और एज अ रिजल्ट आपके जो ऑडिटर्स थे, ऑथर एंड एंडरसन, वो इस चीज को नहीं वो कर सके थे, तो वो भी खत्म हो गए। मैसिव स्कैंडल्स। 2008-9 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, लेहम ब्रदर्स ने बैंकरप्सी फाइल की थी अपनी, वो प्रॉपर्टीज को फाइनेंस करते थे, और उसके बाद जो स्कैंडल शुरू हुआ उसने पूरी दुनिया को क्रंच में डाल के तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ा कर दिया था, क्योंकि वे वैल्यूएट करते थे, प्रॉपर्टीज ज्यादा हो गई, एक तबाही फेर दी थी उन्होंने ऑन द ग्राउंड। उसके बाद क्या हुआ? सर्बस ऑक्सले एक्ट आ गया, सॉक्स इन शॉर्ट, 2002 यूएस के अंदर, व्हिच इज मच मोर स्ट्रिंजेंट देन योर आईसास, या रिक्वायरमेंट्स जो आपकी दूसरी दुनिया में यूज होती है उनसे काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट है सॉक्स। अच्छा, अब हमने यहाँ समझ लिया कि जरूरत क्या थी अश्योरेंस की, हमें इस सारी चीज की जरूरत क्या थी और क्या कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन फिर अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि सर, व्हाट इज द लेवल ऑफ एश्योरेंस वी नीड? भाई ये तो नहीं है ना कि कल को जाएंगे और जाके आप हर एक के गले के ऊपर तलवार रख देंगे, वी नीड एब्सोल्यूट एश्योरेंस, हमें हर चीज की 100% की रिपोर्ट चाहिए। लोग कहेंगे भाई इतना तो आपका बिजनेस ही नहीं है जितने आपको पैसे देने पड़ेंगे इसको पूरा रिकन्फर्म करवाने के लिए। तो डिपेंड करता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एंगेजमेंट्स वी डू टू ऑब्टेन द लेवल ऑफ एश्योरेंस वी नीड। भाई कोई शख्स होता है, उसको वो कहता है कि भाई मैं मुझे इतना नहीं मजा आएगा, ट्रस्ट देम, आई नीड बिट ऑफ एश्योरेंस, मुझे थोड़ा सा चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं घुसना, ऊपर ऊपर से देख के मुझे बता दें। कुछ होते हैं वो कहते हैं नहीं जी, बिल्कुल, इसमें हमने डिटेल्ड हमें इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करके दें, हमें बताएं इन डिटेल के क्या चल रहा है। फिर आपकी एक और फॉर्म आ जाती है ना, फ्रॉड्स और सारी चीजें आती हैं, तो वहां पर क्या आता है, वहां पर फिर आपके फॉरेंसिक ऑडिट्स आ जाते हैं, जो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एजेंसीज और आपकी प्रॉपर फर्म्स के अंदर अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई हुई हो, तो वो प्रॉपर फिर तो वो बिल्कुल इन डेप्थ जाके वो करते हैं। तो चलें आए देखते हैं कि लेवल ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट्स क्या हो सकती हैं। अच्छा जी, तीन तरह की एश्योरेंस एंगेजमेंट होती हैं। एक होती है एब्सोल्यूट एश्योरेंस एंगेजमेंट। एब्सोल्यूट एश्योरेंस में मतलब है कि जी 100% एश्योरेंस, मैं आपसे आके कहूँ कि मैंने हर कंपनी का, ये जो आपकी कंपनी है, मैंने इसकी एक एक ट्रांजैक्शन देखी है, और मैं आपको ये 100% यकीन दिलाता हूँ कि आपकी कंपनी के अंदर कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ समझने के लिए है। दुनिया में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, एब्सोल्यूट एश्योरेंस एंगेजमेंट्स नहीं होती, ड्यू टू द लिमिटेशंस व्हिच विल सी इन अ मिनट। एब्सोल्यूट एश्योरेंस एंगेजमेंट हो ही नहीं सकती। तो अगर आपको कोई आके कहता है कि जी एब्सोल्यूट एश्योरेंस, नो, देयर इज नो एब्सोल्यूट एश्योरेंस, देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ठीक है? सो द डिग्री ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइडेड will depend upon the type of exercise carried out by the practitioner। भाई जितना वो उसको इन्वॉल्व करेंगे, जिस हद तक वो जाके काम करेगा, उसी लेवल तक तो वो जाके आप लोगों को यकीन दहानी करवाएगा ना। ठीक है? तो अब हमने ये देख लिया कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस, जिसमें आप जाएं, आप जाके बैठ जाएं, आप जी मैं हर एक एंट्री देखूंगा, समझूंगा, दुनिया का जिस कंपनी ने जो जो एक फैसला पिछले साल में लिया, वो हर फैसला में दोबारा करूंगा, पॉसिबल नहीं है, होता ही नहीं है ऐसा। टाइम लिमिट की वजह से और दूसरी लिमिटेशंस की वजह से, जिनको आगे जाके देखते हैं, हो ही नहीं सकता। तो फिर अब क्या आता है? अब आती है बकाया दो इंश्योरेंस एंगेजमेंट्स, जिसमें अ, आपको की रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है। अच्छा, एक सवाल और पूछते हैं कि सर, एब्सोल्यूट एश्योरेंस एंगेजमेंट पॉसिबल तो है, कर तो सकते हैं, लेट्स से कि जी टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो फिर भी भाई प्रैक्टिशनर ही नहीं देगा। कल को टुमारो यू गाइस विल बी एन ऑडिटर, आप ही नहीं देंगे, आप अपनी प्रोफेशनल जो है वो नेग्लिजेंस के जुमरे में आ जाएंगे। लेट्स से कि जी आपने हर एंट्री चेक कर ली, आप वो सारी 100% एंट्रीज वो चेक करें जो मैनेजमेंट आपको दे रही है। क्या पता मैनेजमेंट ने साइड अकाउंट्स रखे हुए हों। कल को इधर आपने अपनी रिपोर्ट दी, आपने एब्सोल्यूट एश्योरेंस दी, आपकी एब्सोल्यूट एश्योरेंस की बेस पर कोहराम मच गया, हर एक ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, और उधर डायरेक्टर्स ने सारा चीजें ऊपर नीचे करके कंपनी फारिग करा के निकलते बने, कंपनी डूब गई। तो अब क्या होगा? आपकी प्रोफेशनल नेग्लिजेंस होगी एज एन ऑडिटर।
आप भी सू हो सकते हैं। बड़ी-बड़ी कंपनीज लाइक PwC, Deloitte एंड ऑल दोस other big four firms and other top 10 firms, they all get sued. वो रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड करती हैं, फिर भी उनको सू हो जाते हैं। तो सोचें कि, और उसमें उनको बड़े-बड़े फाइन्स होते हैं उनकी प्रोफेशनल नेग्लिजेंस की वजह से, कि जी आपको ये शायद देखनी चाहिए थी, आपने नहीं देखी। मैसिव फाइन्स। तो फिर आप सोचेंगे अगर रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट के लेवल पे ये काम हो रहा है, तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस के अंदर तो फिर कहाँ पे जाएंगे? जो लॉ अथॉरिटीज हैं, जो आपके FRC है, जो और दूसरी FRA हैं, वो कहाँ पर जाएंगे? तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस हो नहीं सकती। चलें रीजनेबल पर आते हैं फिर। प्रैक्टिस के अंदर कौन सी दी जाती हैं? दो एंगेजमेंट्स दी जाती हैं। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसकी फॉर्म या जिसकी एग्जांपल है आपके पास एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट इज एश्योरेंस एंगेजमेंट, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है जी। और दूसरी आपकी आ जाती है लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसके अंदर आपके रिव्यूज आ जाते हैं और दूसरी चीजें आती हैं, तो इनको एक मिनट में डिस्कस करते हैं। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। The objective of reasonable assurance engagement is to reduce engagement risk to an acceptably low level. ठीक है। मतलब मतलब भाई ये रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट में है कि हम जाएंगे, हम काम करेंगे। जब भी कोई आप काम करते हैं तो उसमें कुछ रिस्क होते हैं, तो हम इतने हद तक जाके काम करेंगे ताकि जो हमारा रिस्क है इस ओपिनियन एक्सप्रेस करने के ऊपर, या इसकी यकीन दहानी करवाने के ऊपर, हम उस वक्त तक कंफर्टेबल हो जाए कि हम कहें नहीं यार ठीक है ये काम। ठीक है। अब रीजनेबल एश्योरेंस देते हुए ओवरऑल जब मैं एक्सप्रेस करूंगा ना अपना ओपिनियन, मैं बताऊंगा कि भाई देखिए मेरे नजदीक ये चीज ठीक है, या मैं अपना ओपिनियन दूंगा, तो वो पॉजिटिव नोट पे होगा। एग्जाम्पल इसकी एक मिनट में देता हूँ, लेकिन उसमें अंदर जो मेरी टोन होगी, जो मेरे बात करने का अंदाज होगा, वो पॉजिटिव होगा। इसमें मेरी लेवल ऑफ टेस्टिंग जो होगी वो ज्यादा होगी, इस वजह से कि मैंने कंक्लूजन को सपोर्ट करना है, तो मेरी लेवल ऑफ टेस्टिंग भी ज्यादा होगी। तो ये कहना कैरेक्टरिस्टिक्स रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट के गलत नहीं होगा कि कंक्लूजन पॉजिटिव फॉर्म में होगा, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टेस्टिंग होगी ताकि आप कंक्लूजन को सपोर्ट कर सकें। इसको अभी यहाँ ही रोकें, इतना ही नॉलेज रखें, क्योंकि अभी हम एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट को डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, तो फिर ये पॉइंट आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आप ये सोच लेंगे जी रीजनेबल एश्योरेंस के अंदर क्या होगा? पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन देगा, लैंग्वेज जो होगी वो उसकी पॉजिटिव होगी ओपिनियन देते हुए, और दूसरा टेस्टिंग का लेवल ज्यादा होगा ताकि वो कंक्लूजन को सपोर्ट कर सके। अच्छा, फिर जी लिमिटेड एश्योरेंस में क्या होगा? लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर आपकी जो है वो टाइमिंग, नेचर, एक्सटेंट्स ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म कम होंगे रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट से। मतलब जो आपने रीजनेबल, अगर आपने 100 प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस लेने के लिए, और यू हैव टू डू अ लिमिटेड एश्योरेंस ओपिनियन ऑन दैट सेम एंगेजमेंट, तो अब आप उतने प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं करोगे। लेकिन यहाँ जो प्रैक्टिशनर है ना, उसकी जजमेंट आ जाती है कि क्या कितने प्रोसीजर परफॉर्म करूं ताकि मैंने जो कंक्लूजन देना उसको सपोर्ट कर सकूं। ठीक है। रीजनेबल के अंदर एक स्टैंडर्ड सेट स्टैंडर्ड है, कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ जिनको आगे चल के देखते हैं। इसी तरह लिमिटेड के अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है प्रैक्टिशनर के बाद। तो फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे कि जी लेस प्रोसीजर्स कंपेयर टू रीजनेबल एश्योरेंस, एंड लिमिटेड एश्योरेंस के अंदर दूसरा जो मेन डिफरेंस आता है वो नेगेटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन आता है। क्या होती है नेगेटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन? एक मिनट में अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट कोई भी हो, उसमें हमने कहा था कि एंड में एक रिपोर्ट होगी। तो रिपोर्ट में क्या होता है? रिपोर्ट में एक ओपिनियन दिया होता है ना, बंदे ने अपना ख्याल जाहिर किया होता है कि मेरे मुताबिक ये है। वो कोई भी एश्योरेंस एंगेजमेंट, उसमें आपने ओपिनियन देना है। तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव की सर ये क्या फॉर्म हो गई? ये तरीका है, ये एक लैंग्वेज है जिससे लिखा जाता है ओपिनियन, जिससे आप जब आप ओपिनियन लिख रहे होते हो, अ, तो आप एक्सप्रेस करते हो कि जी मैं जो हूँ कंफर्टेबल किस तरह हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऑडिट के अंदर, अभी ये ओपिनियंस खैर हम आगे जाके सिलेबस में भी बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट टू गिव यू गाइस अ टच के पॉजिटिव लैंग्वेज क्या होती है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स। ये डिटेल में नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक सा मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, लेकिन आप इसकी लैंग्वेज समझें। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, राइट। और लिमिटेड में
क्या आ जाता है जो नेगेटिव लैंग्वेज आ रही है, नथिंग हैज कम टू माय अटेंशन दैट कॉज मी टू बिलीव, कि भाई मेरे नॉलेज में ऐसी कोई चीज नहीं आई। हो सकता है वो मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं आया कि मैं आप लोगों को ये कहूँ कि भाई ये काम है। दूसरे में वो बता रहा है कि नहीं भाई आप ये देखें कि मैंने ये काम किया और मुझे ये यकीन है कि मटेरियली तौर पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू और फेयर है। तो लैंग्वेज का फर्क समझे यहाँ पे, ठीक है। अब आपने कहा जी लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर आपके रिव्यूज आते हैं। ऑडिट साल में एक दफा या जो है वो आपको हाफ ईयर ऑडिट करवाना होता है या ईयर एंड ऑडिट करवाना होता है, ठीक है। कंपनीज जो है वो क्वार्टरली रिव्यू भी करवाती हैं, तो वो क्वार्टरली रिव्यू आपका लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर आ जाएगा। अब ये तमाम जो लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट की जो रिव्यू एंगेजमेंट्स हैं इनको कवर करता है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था ना, आगे पहले ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं, आईएसआस होते हैं, इसी तरह रिव्यू एंगेजमेंट्स कवर होती हैं ISAE 3000 के अंदर, ठीक है जी। फिर इसमें मुख्तलिफ आगे डिटेल आ जाती हैं, 3402 रिपोर्ट, कंट्रोल रिपोर्ट की, टाइप 2 रिपोर्ट की एश्योरेंसेज आ जाती हैं, डिफरेंट आते हैं, डिपेंड करता है कि जी कॉन्फिडेंस कितना लेना है, क्या कॉन्फिडेंस लेना है, कितना एविडेंस गैदर करना है। इसकी दो तरह की होती हैं रिव्यू। रिव्यू की जो एंगेजमेंट्स होती हैं दो तरह की होती हैं, एक होती हैं टेस्टेशन एंगेजमेंट्स और एक दूसरी होती है डायरेक्ट एंगेजमेंट। टेस्टेशन एंगेजमेंट क्या होती है? एन एंगेजमेंट वेयर द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट measured एंड evaluated बाय द प्रैक्टिशनर। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जी आपकी मैनेजमेंट ने सारा काम प्रिपेयर कर दिया, मैनेजमेंट ने सारे मॉडल्स लगा लिए, मैनेजमेंट ने हर प्रोसीजर परफॉर्म कर दिया, सारा कुछ करके मैनेजमेंट ने ये कंक्लूजन लगा लिया कि भाई हमारी ये जो रिपोर्ट है ये फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट मैनेजमेंट जो प्रिपेयर करती है कि जिसमें उसके टारगेट्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए। तो अब यहाँ प्रैक्टिशनर क्या करता है? वो आता है, वो देखता है कि मैनेजमेंट ने वो बेस पर नहीं जाता, वो डेटा पर नहीं जाता कि मैनेजमेंट लेके आई है, क्या ये ठीक है गलत। वो कहता है कि मैनेजमेंट ने इस डेटा की बेस पे ये काम किया, क्या ये चीज समझ आ रही है? ठीक है जी, आ रही है। आप लोगों का कंक्लूजन के ऊपर वो दे देता है। दूसरी ये होती है डायरेक्ट एंगेजमेंट्स, एन एंगेजमेंट वेयर द सब्जेक्ट मैटर इज measured एंड evaluated बाय द प्रैक्टिशनर। अब ये वो जगह है जहां पर आपका प्रैक्टिशनर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, वो काम खुद करता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक एग्जांपल दी थी आईसा 34 सॉरी ISAE 3402 की रिपोर्ट की। एक बड़ी कॉमन रिपोर्ट है, बड़ी यूज होती है ऑडिट्स के अंदर वर्ल्ड वाइड। इंटरनल कंट्रोल्स रिव्यू रिपोर्ट है कि कंपनी के अंदर जो कंट्रोल्स हैं, अगेन कंट्रोल्स क्या होते हैं, सारा कुछ क्या होता है वो आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर नाउ बस कंट्रोल्स होते हैं। अम, वो जो रिपोर्ट है वो उसमें जाके खुद चीजें टेस्ट करता है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि डायरेक्ट एंगेजमेंट, कि आप डायरेक्टली एंगेज हो रहे हैं, ठीक है जी। ये है लेवल ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। चलें फिर इसको आगे मजीद देखते हैं कि क्या है। ये कंपैरिजन डाला है मैंने, कंपैरिजन देख लें कि क्या मोटे मोटे क्या कंपैरिजन्स हैं कि जी रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट का क्या कंपैरिजन है और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट का क्या कंपैरिजन है। हमने वही बात की कि इसको जस्ट जस्ट गो थ्रू दिस फॉर अ मिनट। इसमें मैंने ओपिनियन की वर्डिंग्स भी आपके सामने है कि भाई ओपिनियन की वर्डिंग कैसे आएगी, और जो भी हमने डिस्कस की थी। तो go through this for a minute and then we'll discuss this. मेरे ख्याल में जो बातें हमने पहले पीछे की हैं वो सारी यहाँ कवर हो जाती हैं। Again, if you guys got any question about this, you guys are not clear, feel free to raise your questions and I'll be more than happy to address them. मैं आप लोगों को उसको individually गाइड कर दूंगा कि जो भी आपका सवाल होगा। चलें जी आगे चलते हैं फिर। तो अभी रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट में हमारी सबसे पहली जो हमने आपसे बात की थी, क्या होगा? एग्जांपल मैंने दी थी, मैंने कहा था जी एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है जी। तो लेट्स डिस्कस एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट, व्हाट इज इट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, एंड लेट्स अंडरस्टैंड अ बिट मोर अबाउट इट। तो पीछे से जो भी हम सब पढ़ के आ रहे हैं ये कहना गलत नहीं होगा दैट एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट इज अ टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट carried out by an auditor to express an independent opinion on financial statement, ठीक है ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि ये
हमने तो ये कहा ना कि भाई एक्सटर्नल ऑडिट जो है एश्योरेंस एंगेजमेंट है, ऑडिटर उसको करता है एक्सप्रेस करने के लिए ओपिनियन, इंडिपेंडेंट ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो ऑब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव हुआ क्या? अकॉर्डिंग टू आईसा 200, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200, overall objective of the independent auditor and conduct of an audit in accordance with the international standards on auditing, ये आईसा की आपका नाम है, states the purpose of an external audit engagement is to enhance the degree of confidence of intended users in the financial statement। मतलब अब आपकी जो रेगुलेशन है, जो स्टैंडर्ड है, वो ये क्या, सिंपल लेमैन टर्म्स में क्या कहती है? वो कहती है कि जी जो यूजर है, इंटेंडेड यूजर है, जो भी उस चीज को सब्जेक्ट मैटर को यूज करने वाला है, उसका कॉन्फिडेंस आप इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करने वाले जो भी इंटेंडेड यूजर्स हैं, उनका डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर दिया जाए। ये ऑब्जेक्टिव है। जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया कि आईसा क्या था, आईसा क्या था? आईसा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग था। अभी ये जो एग्जांपल, ये जो आपको डेफिनेशन दी है, ये आईसा 200 के अंडर आती है। जिस तरह आईएफआरएस थे आपके पास, यूके गैप थे, एफआरएस 101 102, इसी तरह ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जिस तरह मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, यहाँ हमारे यूज होंगे। अच्छा, एक्सटर्नल ऑडिट कितनी तरह के होते हैं? एक्सटर्नल ऑडिट को फर्दर क्लास किया जा सकता है, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्टैट्यूटरी और एक होते हैं नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी दैट आर रिक्वायर्ड बाय लॉ। नॉन स्ट्रैटेजी जो वॉलंटरली होते हैं कि खुद अपनी मर्जी से करवाने हैं तो भाई करवा लो, लेकिन लॉ नहीं कहता कि आपको जरूरत है, कंपनीज एक्ट जो है वो नहीं कह रहा। इसकी मिसाल, मिसाल भी देखें, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनीज जो है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की मिसाल ले लेते हैं। इस कंपनी का आईपीओ हुआ हुआ है, वो पब्लिक लिमिटेड है और बड़ा जबरदस्त तरीके से वो पैसे कमाती है और टैक्स भी दे रही है, सारा कुछ कर रही है। तो अब बाय लॉ कंपनीज एक्ट के तहत उसका ऑडिट उसे करवाना, उसके ऑडिटेड अकाउंट्स उसे जमा करवाना कंपनीज हाउस पे इंपॉर्टेंट है। यूके के अंदर जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, वो कंपनीज एक्ट 2006 के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम, इफ दे मीट द थ्रेशोल्ड, दे आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू सबमिट देयर ऑडिटेड अकाउंट्स। तो फिर नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या हुआ? नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो आपकी अपनी मर्जी, आपने करवाना हो आप करवा लें। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमने पहले सोल ट्रेडर की मिसाल ली थी कि जी आपका एक बिजनेस था, आप बिजनेस ओनर हैं, आप चले गए 3 महीने या 4 महीने के लिए किसी मुल्क में घूमने के लिए, पीछे आपके जो है रखे हुए मैनेजर्स वो बिजनेस रन कर रहे हैं, वापस आए तो वो अकाउंट्स ऊपर नीचे दिखे आपको थोड़े से। आपने कहा बजाय कि मैं खुद देखूं, जो कि एक बहुत लंबा और डिटेल टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, आपने किसी से कहा भाई आओ बात सुनो मेरी, मेरा एक नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट कर दो। तो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग फर्म आई और उन्होंने नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर परफॉर्म करके आपको एक ओपिनियन दे दिया। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। लेट्स मूव अहेड। तो सवाल पैदा हुआ भाई एक्सटर्नल ऑडिट की जरूरत क्या है? वही जो बातें अभी मैं आपके साथ करके आया हूँ, थोड़ा सा वही है कि ये रीजंस हैं कुछ के जो है एक्सटर्नल ऑडिट की जरूरत क्या है। शेयर होल्डर, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, लेकिन डे टू डे रनिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, तो भाई उन्हें भी तो यकीन दहानी चाहिए ना कि हमारी कंपनी कोई तमीज से रन कर रहा है। तो वो हो सकते हैं डायरेक्टर्स जो मैनेज कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को के पैसे को, उनका भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि भाई नॉर्मली जो है वो मैक्सिमाइज करें जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी कमा रहे हैं। डायरेक्टर्स के पास वेरियस इंसेंटिव्स होते हैं कि मैंने जिस तरह आपसे पहले बात की थी कि डायरेक्टर्स का बोनस जो होता है डिपेंड होता है, लाजमी नहीं है, हो सकता है कि डिपेंड हो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। तो इसमें एक रिस्क होता है कि जी डायरेक्टर्स जो हैं उनके पास एक मोटिव है मैनिपुलेट करने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो ये सब रीजंस, और कोई भी और बैंक ने कोवेनेंट रखे हुए हैं, आपके बैंक की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट की रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है,
गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन रखी हुई है आपकी इन जो है वो एक सर्टन क्राइटेरिया से ज़्यादा आप कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जो प्रोक्योर नहीं कर सकते और उसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि जी आपका एक ऑडिट होना चाहिए, देयर कुड बी एनीथिंग। लेकिन मेनली यही होता है कि शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस चाहिए होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। अच्छा, इसकी वजह से फिर नॉन स्टार्ट का क्या हो सकता है? नॉन स्टार्ट की भी वही एग्जांपल हो सकती हैं, लेकिन बस यहाँ ये है कि जी आप जो है ये वॉलंटरली कर रहे हैं, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, यू वोंट गेट फाइंड इफ यू डोंट डू इट, आपको पेनल्टी नहीं पड़ेगी। यहाँ ये होता है कि जी बैंक से मैंने लोन लेना था तो मैंने वो कर दिया, मैंने देखना है कि मेरी मैनेजमेंट बिजनेस कैसा रन कर रही है। फॉर एग्जांपल कि आपका टैक्स का कोई डिस्प्यूट हो गया, आपने टैक्स जमा करवाया, टैक्स अथॉरिटीज आपके सर पर आ गई कि जी आपने जो टैक्स रखा है ये हमें तो नहीं समझ आती, आप झूठ बोल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप अपने ऑडिटेड अकाउंट्स आपने बनाए हुए हैं, आप जाके उनके टेबल पे रख देंगे, सर ये देखें इंडिपेंडेंट ऑडिट ओपिनियन है, बेशक मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सटर्नल ऑडिट करवाना, मैंने नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाया, एक्सटर्नल ऑडिट करवाया अपना, और तो tax authorities would consider that much more reliable than they would take your words for it, right? फिर कोई स्लीपिंग पार्टनर्स भी हो सकता है, तो नॉन स्टार्ट की भी ये वजूहात हो सकती हैं, लेकिन बस ये मेन फर्क है कि वो वॉलंटरली होता है। बेनिफिट्स जी ऑडिट के, बेनिफिट्स क्या होंगे? 5 बेनिफिट्स हैं। अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे बातें वही हैं, लेकिन इनको जरा फॉर्मल वे के अंदर हम कर रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ द ऑडिट को अगर हम बात करें तो इन शॉर्ट इसको रिमेंबर रखने का सिंपल सा मामला है, इसको आप याद रख सकते हैं हायर्ड के नाम से। ऑडिट के बेनिफिट क्या है? हायर्ड क्या है, आइए इंडिविजुअली देख लेते हैं। हायर क्वालिटी इंफॉर्मेशन विच इज मोर रिलायबल, इंप्रूविंग द रेपुटेशन ऑन द मार्केट। भाई आपकी कंपनी के अकाउंट्स बड़े बेहतरीन हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, आप ऑडिट करवाते हैं, आप जो कहते हैं, जो आप जबान से कहते हैं बिल्कुल वही अकाउंट्स आपके शो करते हैं, देन लोग आपकी मार्केट में रेपुटेशन बड़ी अच्छी हो जाएगी। इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी एंड वेरिफिकेशन में बी वैल्यूएबल टू द मैनेजमेंट। रिपोर्टिंग के अंदर जाके पढ़ेंगे कि क्या होता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल ये समझ लें कि ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट करवाने का शेयर होल्डर्स को तो फायदा ही है। अगर मैनेजमेंट अच्छी हो ना तो मैनेजमेंट को भी फायदा है। वजह, अगर कहीं इंटरनल कोई वीकनेस हो, कोई फ्रॉड सामने आ जाए, अगेन मार्क माय वर्ड्स, फ्रॉड आइडेंटिफाई करना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ठीक है जी, इसको हमेशा याद रखना है। फ्रॉड जो है वो ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं होती। हाँ, आ जाए टेस्टिंग करते के दौरान कुछ सामने आ जाए, देन देयर इज अनदर वे टू रिपोर्ट इट व्हिच विल डिस्कस लेटर इन आवर क्लासेस, लेकिन फ्रॉड ढूंढना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी करने से एक आईएसआ 580 के अंडर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन रिपोर्ट होती है जो आप मैनेजमेंट को इशू करते हैं। जब आप ऑडिट का ओपिनियन इशू कर रहे होते हैं तो मैनेजमेंट को भी पता लगता है कि भाई इंटरनली उनका काम कैसे चल रहा है। तो अगर कोई ऐसी कंट्रोल वीकनेसेस या ऐसी वीकनेसेस हो जो मैनेजमेंट को ना पता हो, तो इट इज वैल्यूएबल फॉर द मैनेजमेंट एज वेल। हर मैनेजमेंट बुरी नहीं होती, हर कंपनी दो नंबर ही नहीं कर रही होती, तो इस वजह से ये अच्छी मैनेजमेंट्स भी होती हैं जो जिनको फायदा होता है इस चीज का। मैनेजमेंट इज वेरी कीन टू गेट द ऑडिट डन। फिर क्या होता है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ मैनेजमेंट बायस एंड फ्रॉड एंड एरर बाय एक्टिंग एज अ डिटरेंट। एंड ऑडिट आल्सो डिटेक्ट बायसनेस, फ्रॉड एंड एरर्स। अच्छा, अब क्या होता है, देखो कंपनी इतनी बड़ी है, कंपनी कोई भी काम कर रही होती है, कुछ भी कर रही हो सकती है, तो गलती भी तो हो सकती है ना इंसान से। लाजमी तो नहीं है हर कंपनी फ्रॉड कर रही हो, तो फ्रॉड करना चाह रही हो, गलती भी हो गई। अब वो क्योंकि नॉर्मल डे टू डे बिजनेस में वो इतने मगन होते हैं और इतना ज्यादा काम कर रहे होते हैं, नहीं पकड़ा गया। जब ऑडिटर्स आके इंडिपेंडेंटली उस चीज को देखते हैं तो वो एरर हाईलाइट हो जाता है। इसी तरह फ्रॉड है। लेट्स से कि जो है कंपनी नहीं पकड़ पाई फ्रॉड, और ऑडिटर की टेस्टिंग के दरमियान दे गॉट अ टिप और ऑडिटर्स ने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, तो मैनेजमेंट को बताएंगे, तो ये जो है वो फायदेमंद होती है, रिड्यूस कर देती है रिस्क कि मैनेजमेंट बायस या है, या मैनेजमेंट जो है वो वेंडर ट्रस्ट कर रही है अकाउंट्स, तो इस चीज का रिड्यूस कर देती है रिस्क, ठीक है। अगेन, ऑडिटर्स आर नॉट फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर्स, उसके लिए हमारे फोरेंसिक ऑडिटर ऑडिटिंग होती है, वो डिफरेंट है एंगेजमेंट, उसका एंगेजमेंट लेटर और उसके फॉर्मेट हर चीज बहुत डिफरेंट होती है एक्सटर्नल ऑडिटिंग से। तो अच्छा है, आगे चलते हैं। एनहांसेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वही बात जो मैं भी आपसे पहले करके आया हूँ कि टैक्स अथॉरिटीज के साथ आपका मसला चल रहा था, टैक्स अथॉरिटीज ने कहा भाई ये आपके अपने बने हुए अकाउंट्स हैं, मुझे तो इन पे यकीन नहीं है। आपने फौरन से जेब से निकाली ऑडिटर की ओपिनियन रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर की, यू गाइस हैव गॉट योर ऑडिट्स डन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड फ्रॉम पीडब्ल्यूसी, आपने सामने रख दिया, आपने कहा जी बिग, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑडिट फर्म्स, मैंने इससे ऑडिट करवाया, ये पकड़े, टैक्स कहेगा जी जबरदस्त है। टैक्स वाले कहेंगे नाउ वी ट्रस्ट दीज अकाउंट। यही हाल लैंडर्स के, आपके बैंक्स वगैरह है।
फिर आखिरी, डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में बी हाइलाइटेड बाय द ऑडिटर। वही जो अभी मैंने इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी की बात की थी ना, एक आईसा 580 की रिपोर्ट की बात की थी, ये एक डेफिशिएंसी जिसमें अगर आपके कंपनी आप बना के उसको रन कर रहे हैं, उसमें कोई कंट्रोल्स होते हैं, क्या होते हैं इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर पूरे आगे चैप्टर्स हैं। तो लेकिन उसकी एक रिपोर्ट होती है कि अगर वहाँ कोई वीकनेस हो, जहाँ जो मैनेजमेंट को ना पकड़ पाई या मैनेजमेंट के नहीं नजर में आई और ऑडिटर के आगे, तो वो हम रिपोर्ट भी देते हैं। तो एक ओवरऑल ये बेनिफिट्स हैं ऑडिट करवाने के। ठीक है, आगे चलते हैं। लिमिटेशंस जी क्या है? देखो, जब भी कोई काम करोगे तो उसकी लिमिटेशंस होती हैं। इंसान जो है वो भाग सकता है, इंसान जो है वो किसी अम, की चीज की मदद से हवा में उड़ सकता है, लेकिन ये नहीं है कि हाथ हिलाएगा तो वो हवा में उड़ जाएगा। आप कहोगे, मैं कहूंगा भी उड़ के दिखाएं, आप कहेंगे सर आई एम अ ह्यूमन बीइंग, लिमिटेशन है मेरी। तो एक इंसान की लिमिटेशन होती है, तो इसी तरह हर चीज की लिमिटेशन है। तो ऑडिट की भी लिमिटेशन है। ऑडिट की लिमिटेशन जी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड सब्जेक्टिव एस्टिमेट्स एंड अदर जजमेंटल मैटर्स। देखो, जब भी आप कुछ चीज प्रिपेयर कर रहे हो ना, जहां आपकी जजमेंट काम करती है, तो नॉट नेसेसरीली दो लोगों की जजमेंट सेम होगी। हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस 15 साल का है, मेरा 5 साल का है, तो अब अगर मैं एक जजमेंट लूंगा तो मुझे वो 10 साल का गैप मैं नहीं कवर कर सकता ना। वो 10 साल का गैप जो है, वो जो आपने प्रोफेशनल करियर के अंदर अपने आप को पॉलिश किया है, आपकी जजमेंट माइट बी मोर साउंड, मेरी उतनी साउंड नहीं हो। ठीक है, लिमिटेशन है ना। तो अब जब ऑडिट के अंदर हम जाकर वो देखेंगे, तो हो सकता है भाई जजमेंट जो वो डिफरेंट हो, एस्टिमेट्स हो वो डिफरेंट हो। फिर इंटरनल कंट्रोल्स मे बी रिलाइड अपॉन on which they have their own inherent limitation। internal control कंपनी के अंदर जो भी कंट्रोल लगे हुए हैं, उन पे ऑडिटर्स काम करते हुए जब भी काम कर रहे होते हैं, तो उन पर रिलाई किया जाता है अपनी टेस्टिंग के एक्सटेंट को देखने के लिए। उनकी कंट्रोल्स की अपनी भी लिमिटेशंस होती हैं। क्या होती हैं, मैं अभी उन पर नहीं जाऊंगा, विल गो टू दैट लेटर ऑन। जब हम डिस्कस करेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए जहन में निशीन कर लेंगे भाई उनकी भी लिमिटेशन है। Representation from management may have to be relied upon as the only source of evidence in some areas। हाँ, अगेन, ऑडिट कर रहे हो आप, आपके पास बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां आप रिप्रेजेंटेशन, एक प्रोसीजर है, आप मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लेते हो, और यही आपका सिंगल सोर्स ऑफ एविडेंस होता है। तो भाई यहाँ पर तो आप क्या, फिर वही आप मुझसे ये कहोगे ना, सर वही बात आपने की है कि मैनेजमेंट ने आपको बता दिया, आपने एविडेंस लेके फाइल में लगा दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये लिमिटेशन है ऑडिट की। देयर आर अदर प्रोसीजर्स जो ऑडिटर्स करते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर, टू कोरैबोरेट दैट कि जी ये जो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी है, क्या ये ठीक है, नहीं है, कहीं ऐसे और ऑडिट करते हुए तो चीज नॉलेज में नहीं आई कि जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो। वी रिमेन प्रोफेशनली स्केप्टेबल, और हर चीज वो डिटेल में ऑडिटर्स करते हैं, बट दैट इज फॉर अनदर डे, नॉट टुडे। एविडेंस इज ऑफन परसुएसिव, नॉट कंक्लूसिव, ये भी एक लिमिटेशन है। फिर एक और लिमिटेशन क्या हो सकती है कि ऑडिटर जो है वो टेस्ट करते हैं सैंपल बेसिस पे। 100% कोई भी चीज टेस्ट नहीं करता ऑडिटर। मतलब यहाँ मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अभी हमने एक ओपिनियन की लैंग्वेज देखी थी। यार देखो, अगर 100% टेस्ट कर लूं और हर चीज टेस्ट करूंगा, तो फिर तो वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस की तरफ चली जाएगी ना बात। ऐसा नहीं है ना, हमने पहले ही कहा था कि रीजनेबल एश्योरेंस है एक्सटर्नल ऑडिट। तो आप मोटा मोटा चेक करोगे ना, आप कहोगे कि जी मैंने मटेरियल ही सब देख लिया है, बड़ी बड़ी फिगर्स हर चीज वो देख ली है, कि जहां पर जो है वो आपकी कंपनी की वर्थ जो थी वो 1 बिलियन की थी, अब 1 बिलियन के अंदर मुझे ये यकीन है कि कोई ऐसी गलती नहीं है जो जो है वो बहुत मटेरियल हो। हाफ अ बिलियन की कोई गलती नहीं है, लेट्स से क्वार्टर बिलियन की कोई गलती नहीं है जी, कपल ऑफ बिलियन मिलियंस की कोई गलती नहीं है जी, जबरदस्त है। अब ऐसा तो हो सकता है ना फिर, कि जब आपने इतनी बड़ी बड़ी चीजें चेक की हो, तो माइट भी कहीं से 5,000 की, 10,000 की, 50,000 की, लाख की को गलती हो। आपने कहा जी वो हो सकती है, एरर भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है मेरे नॉलेज में नहीं आया, क्योंकि मैंने मटीरियली चेक किया। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ ऑडिट को याद कैसे रखना है? अगेन, शॉर्ट फॉर्म फायर्ड है, आपको ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, देख लें। ये आपकी लिमिटेशन है 5। अगेन, इन चीजों को समझना इसलिए जरूरी है कि इन पर से भी क्वेश्चन बन सकता है। सिनेरियो ओटी के अंदर पार्ट ए में एक सिनेरियो बनाया, उसके विद लिमिटेशंस बता दो। देन आपको अगर ये याद है, तो आप उस सिनेरियो में से ये चीजें पिक करेंगे और पिक करके निकाल के उसके आगे रख देंगे कि सर ये जो है आपकी, आप
इस सिनेरियो के से ये लिमिटेशंस आ रही हैं, तो ये ऑडिट की लिमिटेशन होती है। लेकिन उन चीज को करने के लिए आपको बेसिकली इस चीज का नॉलेज होना जरूरी है कि पीछे क्या मसला चल था। ठीक है, चलें जी, आउटकम ऑफ द ऑडिट क्या होता है? इतनी देर से बात कर रहे हैं ऑडिट, अश्योरेंस, क्या चीजें। एट द एंड ऑफ द डे बात कहाँ आके रुकती है? बात भाई आके रुकती है उस ओपिनियन पे, उस रिपोर्ट पे जो उस ऑडिटर ने या प्रैक्टिशनर ने मेरे आगे हाथ पे रखनी है, जिसके उसको पैसे देनी है, यही होगी ना। तो अभी इस उसके अंदर हम कहते हैं कि जी हमने ऑडिटर को हायर किया था, शेयर होल्डर्स ने ऑडिटर को अपॉइंट किया था, किस लिए? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट पर जो ऑडिटर रिपोर्ट इशू करेगा, the auditor's report on the company's financial statement is expressed in term of truth and fairness। यही बताएगा ना कि भाई आपकी कंपनी ट्रू एंड फेयर है। मतलब ट्रू और फेयर का क्या मतलब हुआ? ट्रू का मतलब हुआ इंफॉर्मेशन इज फैक्चुअल, और जो बकायदा रियलिटी है बिल्कुल उससे मैच करती है। और ये भी इसके अलावा कंफर्म करेगा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉज और स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है दे हैव बीन करेक्टली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स एंड रिकॉर्ड। जो आपके पीछे जर्नल थे, जो आपके की एंट्री की बुक्स थी, उनसे सारों से जब बना के टीबी बना और टीबी से अपने अकाउंट्स बनाए, तो वो कहते हैं कि बिल्कुल जबरदस्त तरीके से मैं मुतमईन हूँ कि ट्रू है ये। फेयर का क्या मतलब हुआ फिर? फेयर का मतलब हुआ कि जो आपने प्रेजेंट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, इंफॉर्मेशन फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन और बायस है। मैनेजमेंट ने उसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं की, जैसी थी वैसी की वैसी ही स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हुए बना दी है। कंपनी की अंडरलाइंग जो ट्रांजैक्शंस है, वो सब्सटेंस, जो कमर्शियल उसका सब्सटेंस है, वो जो दिखती हैं वही है। ठीक है जी। तो क्या तीन चीजें हुई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फैक्चुअल है, फ्री फ्रॉम बायस है, और जो कमर्शियल सब्सटेंस है बिजनेस का वो शो करती है। ये होता है आउटकम उस ओपिनियन का एम्बेडेड, जो आपने ऑडिटर ने आपको देना है। तो वो बिल्कुल वही वर्डिंग जो भी पिछली स्लाइड्स पर हमने कंपैरिजन में देखी थी। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स। ठीक है, तो ये होगा आउटकम ऑडिट का, जो एक हमारा ओपिनियन होगा। ओपिनियन कितनी तरह के होते हैं? काफी टाइप्स के होते हैं। वो आगे जाके हम रिपोर्टिंग के सेक्शन के अंदर अपने ओपिनियंस को देखेंगे कि भाई मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड, उसमें किस तरह के ओपिनियंस होते हैं, क्या क्या हमने ड्राफ्ट करना है, ये हम आगे चल के इंशाल्लाह ताला देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका चैप्टर 1 खत्म होता है। सो लेट मी नो इफ यू guys have any questions and I will inshallah see you guys in the next class. Allah Hafiz.